हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी की सेकंड एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 11 आपको थंबनेल में पता चल ही चुका होगा, है ना। वैसे आज हम मतलब आसान ही होंगे सारे क्वेश्चंस और छोटा ही वीडियो रख रहे हैं ताकि लंबा ना हो, क्योंकि यार बहुत लंबे लंबे वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर अभी भी लंबे बनेंगे तो फिर आप बोलोगे यार लंबे लंबे वीडियो बोरिंग बोरिंग सा हो रहा है ना। तो चलो आज हम फटाफट एक आसान सी चीज़ समझेंगे इनके अंदर। ऐसा नहीं कि इनके अंदर बहुत ये ऐसा ही है ना, ये इंपॉर्टेंट तो है ना। तो आज का जो लेक्चर वो आपको सिखाएगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में, इनके सारी जितनी भी एबीसीडी है ना, सब कुछ सिखा देगा। तो देखो आज इंडिपेंडेंट इवेंट्स समझो कि ये है ए एंड बी, ठीक है। आज जितने भी क्वेश्चन है वो बस इंडिपेंडेंट इवेंट से ही लिंक्ड है। अब एक्सरसाइज 13.2 में तो एक वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी आती है, लेकिन उसके क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ही हैं। तो देखो इंडिपेंडेंट का नाम से पता चल रहा है, इंडिपेंडेंट जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो। अगर ए हो गया उससे बी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी हो गया उससे ए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क मतलब फर्क इन दी सेंस प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक सिंपल सी बात तो ये है ना। आप इस इंडिपेंडेंट वर्ड को पढ़ के आप इनका आंसर दे सकते हो कि भाई बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है जब बी हो चुका है। अब मैंने क्या बोला, इंडिपेंडेंट है, तो यार बी के होने ना होने से ए की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही आ जाएगा, है ना। देखो हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी किसकी निकालते हैं, पहले वाले की, ए की। तो वो सीधा सीधा वही आ जाएगा। दूसरा वाला तो क्या है, वो ऑलरेडी हो चुका होता है, ठीक है। तो उसका इस पे ए पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस पी ऑफ ए आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, जब यहाँ पर ए ऑलरेडी हो चुका है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही हो जाएगी, ओरिजिनल वाली ही हो जाएगी, ठीक है। चलो अब इसके बाद में ना इनकी एक कंडीशन होती है, वो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था। वो होता है ना, क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। ये ऐसा होता है, तो आप जो नीचे वाला जो नंबर होता है ना, इसको आप इधर की तरफ मल्टीप्लाई कर देते हो, है ना। वो करके मल्टीप्लीकेशन थ्योरम आती है, फिर उसमें हम ये चीज़ें डालते हैं, है ना। इस प्रकार देखो ये होती है ना मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ये। अब पी ऑफ बी बाई ए ये क्या हो जाएगा, ये पी ऑफ बी ही हो जाएगा। तो पी ए इंटू पी बी हो गया, पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। ये पिछले लेक्चर का ये तो यहाँ पर बस एक कंडीशन याद रखो, आप किसी को देखने की जरूरत ही नहीं है। पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, जब कभी भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स का जिक्र हो, और अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले, यहाँ पे ऐसे डंडा बीच में डंडा खड़ा कर दिया ऐसे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले तो आप इनकी वैल्यू सीधा सीधा पी ए है तो वहाँ पी आ जाएगा, इधर पी बी है तो पी बी आ जाएगा, ठीक है। और कभी इंटरसेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, इंटरसेक्शन या फिर यूनियन, तब आप ये लगा देना पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करके हम उन इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कॉमन, है ना, कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन हो गया। अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी आप याद रखना, एक ही है वैसे तो। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन ए एंड बी डैश, या फिर ए डैश एंड बी, या फिर ए डैश एंड बी डैश, मतलब इनका कॉम्प्लीमेंट, आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। समझ गए। अगर ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट से आपस में इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, तब आप ए का फिर ए निकालो या ए डैश निकालो, है ना, कुछ भी निकालो, या फिर बी का बी डैश या बी कुछ भी लिख लो, कैसे भी लिख लो। ये कॉम्बिनेशन भी, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन भी आपस में क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। तो दोस्तों इतना होने के बाद अब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोला है, गिवन दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ए इक्वल टू 1/2, पी ए यूनियन बी इक्वल टू 3/5 एंड पी बी इक्वल टू पी। फाइंड पी, ये जो बी की प्रोबेबिलिटी है वो हमें बतानी है। इफ़ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा ये बहुत बढ़िया किया एनसीईआरटी ने कि यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन डाल दिया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है कि यार म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो है ना, कई बार म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के अंदर वो कंडीशन लगा देते हैं, इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन है ना, ये वाली, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में लगा देते हैं। कई बार म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाली कंडीशन इसमें लगा देते हैं ना। तो ये बहुत कन्फ्यूजन है यार, मतलब होता है बच्चों को। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है यार, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब अलग अलग। अब जो अलग अलग होगा उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, फाई आएगा, है ना। तो इस केस में मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कुछ है ही नहीं, एलिमेंट ही नहीं है, फाई है उसके अंदर, फाई। तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो उनका इंटरसेक्शन क्या होता है, उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। याद रखना यहीं पे। इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशन मैंने अभी आपको बताई है, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, देखो बहुत बड़ा फर्क है यार, बहुत बड़ा फर्क है। इसमें इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जीरो आती है, इसमें इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं आती है, मतलब पी ए इंटू पी बी इस टाइप का कुछ बनता है। तो अब हम अपने क्वेश्चन को डील करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में पी ए की वैल्यू दे रखी है 1/2, ऐसे ही पी बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, पी जिसकी वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पर ये मेन बात क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 3/5। ठीक है, तो देखो यार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है, ये एक फॉर्मूला होता है इसका ना, एक फॉर्मूला होता है। ये यहाँ पर बड़ी चीज़ होगी तो हम बड़ी चीज़ का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा बन जाता है। ठीक है, तो अब है ना, इसको मद्देनजर रखते हुए कि भाई ये फॉर्मूला है, हम पहले वाले केस पर आते हैं, फर्स्ट केस पर। तो फर्स्ट केस में ये फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, फर्स्ट केस में कैसे एलिमेंट्स है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के अकॉर्डिंग मैं वो फॉर्मूला दोबारा लिख लेता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला ये तो है, ये तो यूनिवर्सल है, ये कभी भी लग जाएगा। तो इसमें फिर केस बन गया, पहला केस बन गया ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, ये बन गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ने उस फॉर्मूले को अपने अकॉर्डिंग ऐसा बना लिया। अब यहाँ पे वैल्यूज डाल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना है, 3/5, यहाँ पे आ जाएगा 3/5 बराबर पी ए की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस यहाँ पर फिर पी बी की वैल्यू वो निकालनी है, पी दे रखा है, इसको सोल्व कर लेंगे, ये 1/2 उसके पास चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर P इक्वल टू ये 1/2 उसके पास मतलब 3/5 माइनस 1/2, सोल्व कर लेंगे, एलसीएम 10 आ जाएगा, 2 उसके पास 6 माइनस ये उसके पास में, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 × 1 5 आ गया, आंसर कितना आ गया 1/10 ये होगी P की वैल्यू। ठीक है ना, ये क्या होगी, ये P की वैल्यू आ गई अपने पास में 1/10। ठीक है ना, तो ये चीज़ लगाओगे तो यार ऐसे क्लियर कट रखो यार चीज़ों को ना, कंफ्यूज मत हो यहाँ पर। अब सेकंड पार्ट पर आते हैं, सेकंड पार्ट में क्या बोला है, इंडिपेंडेंट का नाम ले रखा है, तो इस बार क्या है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स की तरह बिहेव करेंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, पी ए इंटू पी बी, ये बन जाता है। अच्छा, अपने वाले में पी ए इंटू पी बी की वैल्यू क्या है, पी ए क्या है, पी ए है 1/2 और पी बी क्या है, पी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/2 इंटू पी, बोले तो पी का हाफ, ऐसा बन जाएगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह हम ये मतलब ये वाला काम में लेने वाले हैं। अब फिर से ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो है ना, वो अपने अकॉर्डिंग उस फॉर्मूले को ढाल लेंगे, वो तो यूनिवर्सल है, वो तो कभी भी काम में ले सकते हो उसको। तो चलो इंडिपेंडेंट के लिए काम में लेते हैं उसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी का ये बन जाएगा पी ए इंटू पी बी, है ना, ऐसा बन जाएगा। वैल्यूज़ यहाँ पे डाल दो, ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है 3/5, यहाँ पर रखा ना, यहाँ पे रखा था, वैसे यहाँ पर रखेंगे। पी ए की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस पी बी की वैल्यू क्या है पी माइनस पी ए इंटू पी बी, मतलब यही 1/2 इंटू पी मतलब p/2 आ जाएगा यहाँ पे, ऐसा हो गया। तो चलो इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पर जो 1/2 इसको मैं उधर भेज दूंगा, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, क्या बन जाएगा 3/5 माइनस 1/2 इक्वल टू इधर ये p माइनस पी का हाफ, p में से p का आधा माइनस करेंगे तो आधा बच जाएगा, p/2 ये आ गया। इसका एलसीएम लेंगे तो पता है इसका एलसीएम हमने पहले भी लिया था, 1/10 आ जाएगा ना, इधर 6 इधर 5, 6 माइनस 5 1 और नीचे एलसीएम कितना हो गया 10 हो गया इक्वल टू p/2। अब देखो यहाँ से ना आप 2 से 2 काट लो, है ना, इनका 2 कट कर सकते हो आप, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे फाइनली पी की वैल्यू क्या होगी, 2 उसको काट देगा 1/5 बन जाएगा, 1/5 ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया किया, यहाँ पर दे दिया। अब यहाँ से आप कभी भी कंफ्यूज होना मत यार, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इज डिफरेंट देन इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दोनों में अलग अलग चीज़ होती है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0, जबकि इंडिपेंडेंट में इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पी ए इंटू पी बी के बराबर होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला लेट ए एंड बी बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स विद पी ए इक्वल टू 0.3 पी बी इक्वल टू 0.4, ऐसा है। फर्स्ट हमें ये बताना ये है ना, तो फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका आंसर देना है। अब यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो उनकी मेन कंडीशन इस पहले पार्ट में लग जाएगी। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, पी ए इंटू पी बी। पी ए की वैल्यू कितनी है 0.3,
तो 0.3 मल्टीप्लाई बाई पी बी की वैल्यू कितनी है 0.4, ये हो गया। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर 0.12 है ना, 0.12 ऐसा आ जाएगा। समझ गए ना, यही दिस इज़ द मेन कंडीशन, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, और ये इंटरसेक्शन ही में पूछा था। हो गया पहला पार्ट, बस इतना ही है। अब सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्राइमरली तो यही होता है ना, मेन फॉर्मूला तो यही होता है। बाद में इंडिपेंडेंट इसको मॉडिफाई कर देते, लेकिन क्या है ये तो लगेगा ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर तो पी ए की वैल्यू वही है 0.3 प्लस पी बी की वैल्यू 0.4 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके 0.12, तो यहाँ पे 0.12 आ जाएगा। 0.3 और 0.4 कितना हो गया 0.7 हो गया, माइनस 0.12 माइनस करेंगे 70 में से 12 माइनस करेंगे तो 60 और 58 आ जाएगा ना, 0.58 आ जाएगा ये। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन, ये फॉर्मूला लगा के कर दिया हमने। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। देखो थर्ड पार्ट क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। अब यार देखो यहाँ पर ना क्या बोला है, यहाँ पर तो और बेसिक कंडीशन लग जाएगी। जनरली हम ये लगाते हैं ना, इस बार तो ये भी नहीं लगेगी, और बेसिक लग जाएगी। क्या है यहाँ पर कंडीशन, देखो क्या दे रखा है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि एक हो गया तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी पर पहले का फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर पहले की प्रोबेबिलिटी पर दूसरे का फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो आप यहाँ पर क्या बोलते हो, ऐसे तो बोलते हो ना कि भाई ए बी हो चुका है तो ए की प्रोबेबिलिटी वापस ए की प्रोबेबिलिटी ही हो जाएगी, बी का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इंडिपेंडेंट, नाम में इंडिपेंडेंट है ना। जैसे यहाँ पर अगर ए हो चुका हो तब बी की प्रोबेबिलिटी, इसका कोई मतलब नहीं है, बी की प्रोबेबिलिटी ही आएगी, ए के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन हो चुका है, इस डंडे के बाद में जो लिखा होता है ना बी, वो हो चुका है। ठीक है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही आ जाएगा। ऐसे ही फोर्थ पार्ट में देखो क्या है, फोर्थ पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे क्या बोला है, बी व्हेन ए हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, तो यहाँ पे बी बाई ए ऐसा आ जाएगा। तब ए के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा, पी ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0.3 है, 0.3, पी बी की वैल्यू क्या है 0.4 है। बस यही बन जाएगा आंसर, है ना। बहुत मतलब सिंपल चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए बोला है यहाँ पर, तो आपके पास सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखो क्या बोला, इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए इक्वल टू 1/4 एंड पी बी इक्वल टू 1/2 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/8, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, एंड का क्या बन जाएगा इंटरसेक्शन, और नॉट बी मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट। ऐसा ये हमें पूछा है ना, इसकी वैल्यू हमें पूछी गई है। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में बहुत शाणे तरीके से यहाँ पर दे रखा कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स, नाम नहीं लिया उसका कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, लेकिन ये है। कैसे, हम अपनी थोड़ी नज़र दौड़ाएंगे यार पर, है ना। देखो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशन क्या होती है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी होता है ना। तो देखो यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी कितना 1/8, यहाँ पे 1/8 है। पी ए कितना है 1/4, ये 1/4 मल्टीप्लाई बाय पी बी कितना है 1/2। तो एक बात सोचो, ये 1/8 और ये भी 1/4 इंटू 1/2, ये भी 1/8 हो गया। इसका मतलब ये सही बात है ना यार, यहाँ पर बोल नहीं रखा इंडिपेंडेंट इवेंट से, यहाँ पर एक टाइप से डेटा दे रखा है, आप खुद पता करो, खुद आगे सोल्व करो, है ना। मतलब खुद ही यहाँ पे सब कुछ करना पड़ेगा हमें। तो हमने ना पता कर लिया यार। अब ये तो अच्छा हुआ कि यहाँ पर ना ये मैंने पहले बता दिया कि सारे क्वेश्चन इंडिपेंडेंट इवेंट्स के, अगर एग्जाम में आ जाए तब भी हमें ना इतनी तेज़ नज़र तो रखनी पड़ेगी कि हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स को ढूंढ के पता कर लें ना। तो कई बार ऐसे दे दिया जाता है थोड़ा चकमा देने के लिए। यहाँ पे 1/4 दिखा, यहाँ पे 1/2 दिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का सोचा, 1/4 इंटू 1/2 तो 1/8 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये बन गया। ये इसका मतलब ए और बी कैसे इवेंट्स हो गए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देयरफॉर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, है ना। अब देखो, अब एक और यहाँ पे रोमांचक बात क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन ए एंड बी डैश, या फिर ए डैश एंड बी, या फिर ए डैश एंड बी डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। अपने वाले केस में क्या पूछ लिया, नॉट ए नॉट बी, इसका मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये पूछ लिया। बीच में एंड है तो उसका इंटरसेक्शन बन गया। तो जब ए और बी इंडिपेंडेंट होते हैं तब ए डैश बी डैश ये दोनों भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, है ना। तो वो लाइन
चूँकि यहाँ पर अभी अभी हमने प्रूव किया कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो इसी के नीचे लिख देता हूँ देयरफॉर ए डैश एंड बी डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, अच्छा ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो ये फिर ये कौन सी कंडीशन फॉलो करेंगे? जब ए और बी थे तो यहाँ पर ए बी, इधर ए और बी आ गए। अब यहाँ पे ए डैश बी डैश आ गया, तो यहाँ पर ए डैश, इधर बी डैश, यहाँ पर भी ए डैश और यहाँ पर बी डैश आ जाएगा। तो इनके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा वो फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू, यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये लगाएंगे हम, इतना ऐसे घुमा के दे रखा है। तो देखो इधर कर देते हैं हम, अपना क्वेश्चन ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी बताओ, तो उसको हमने नॉट को डैश लगा लिया और बीच में जो एंड था उसको मैंने इंटरसेक्शन लगा लिया। चूँकि अभी अभी हमें पता चल चुका कि ए डैश बी डैश इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो मैं ये वाली कंडीशन लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन हटा दो और बीच में क्या लगा दो, मल्टीप्लाई। इसको दोबारा लिख लेता हूँ, क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स निकले हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या होता है? तो सिंपल सी बात होगी, क्लास 11th की बात है यार। ए डैश की अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है और आपको एक ही प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/4, तो आप क्या करोगे, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को माइनस कर दोगे तो आपको ए डैश की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, मल्टीप्लाई बाई इसको बी डैश की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 1 में से अगर आप बी की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दोगे तो बी डैश की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। 1 माइनस पी ए की वैल्यू क्या है, 1/4, पी बी की वैल्यू क्या है, 1/2, यहाँ पे रख दूंगा 1/4 इंटू इधर 1 माइनस 1/2। सोल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3/4 मल्टीप्लाई बाई, यार ये 1 माइनस हाफ, ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो अब कितना हो गया, 3 इंटू 1 3 हो गया और यहाँ पे 8 हो गया। समझे ना? ऐसा है, मतलब कई बार तो ना मज़ा आ जाता है यार कुछ कुछ क्वेश्चंस को पढ़ के, तो मतलब ऐसे घुमा फिरा के काफ़ी सारी चीज़ें लग जाती है ना, छोटी छोटी बातें जब लगती है ना क्वेश्चन में, तब बहुत मज़ा आता है। आपका क्या विचार है इस बारे में, ज़रूर बताना मेरे को। ये हो अपना क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोला है इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 7/12 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी इज 1/4। स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो हमें बताना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं, इन डेटा को यूज़ करके बताना है। अच्छा, इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या होती है? इंडिपेंडेंट की कंडीशन ये होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ये आ जाए बस एक बार, है ना, ये दोनों बराबर हो जाए तो बोल देंगे ये इंडिपेंडेंट है, अगर नहीं आए तो फिर नहीं है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखो ये पी ए पी बी, ये तो बहुत आसान सी चीज़ें, तो उनसे थोड़ी क्वेश्चन स्टार्ट है। क्वेश्चन तो हम बड़ी चीज़ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखो इसका मतलब क्या है, इसके मतलब को समझो आप अच्छे से। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, नॉट ए का मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, नॉट बी का मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट, ऐसा हो गया। बीच में क्या लगा है, और, यहाँ पे क्या लगा, और, तो और का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बन गया यूनियन, है ना। यहाँ पर अगर एंड लगा होता तब यहाँ पे मैं इंटरसेक्शन लगा देता, यहाँ पर क्या लगा है, और है, तो मैंने क्या लगा दिया, यूनियन लगा दिया। तो ऐसा है यहाँ पर। तो ये तो बन गया इनका LHS इक्वल टू RHS कितना, 1/4। ये जो LHS था ना, वो लैंग्वेज में लिखा हुआ था, उसको मैंने मैथमेटिक्स में चेंज कर दिया, ऐसा हो गया। अब यार इसको ना, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। जैसे एक होता है ना A यूनियन B का फॉर्मूला, आप उस तरीके से आगे बढ़ सकते हो, है ना। हम उस तरीके से नहीं जाएंगे, हम अपने मतलब जो नॉर्मल तरीका जो लगना चाहिए ना, जो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं जैसे कर रहा हूँ आप प्लीज़ वैसा ही करना, ठीक है। एक और तरीका होता है, आप यहाँ पे ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला लगा दो, लेकिन यहाँ पे डैश डैश है ना, तो थोड़ा हम अवॉइड करेंगे, वो वाला ना लगाएं। यहाँ पर क्या लगाना चाहिए, यहाँ पर लगाना चाहिए हमें डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। ये कभी कभी लगता है। डी मॉर्गन्स लॉ दो होते हैं, दो लॉ होते हैं, कौन कौन से? एक तो ये होता है कि भाई कभी आपको ए डैश यूनियन बी डैश ऐसा दिखाई दे, है ना, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, तो क्या कर सकते हो आप, डैश जो ना, डैश वो कॉमन ले सकते हो, डैश कॉमन आ जाएगा। अब अंदर वाले सब उल्टे हो जाएंगे, जैसे ए डैश का ए बच जाएगा, बी डैश का बी बच जाएगा, और जो यूनियन है उसका क्या बन जाता है, इंटरसेक्शन, ऐसा बन जाता है। पहली चीज़ ये। डी मॉर्गन्स लॉ एक और होता है, दो होते हैं टोटल। तो यहाँ पर दूसरा ऐसा होता है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ना, बीच में इंटरसेक्शन होता है, उस केस में भी आप इंटरसेक्शन कॉमन ले सकते हो, और यहाँ पर ए डैश का क्या हो जाएगा, ए, बी डैश का क्या बच जाएगा, बी, और जो इंटरसेक्शन है उसका क्या बचेगा, यूनियन, ठीक है। उल्टे हो जाते हैं, सब उल्टे हो जाते हैं। तो ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ। यहाँ पर हम यही काम करेंगे। यहाँ पर देखो दोनों तरफ डैश है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्चुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमें प्रूव करना है, दे नहीं रखा है यहाँ पर, है ना। वो प्रूव क्या करना है, मतलब चेक करना है कि है कि नहीं। तो आप उस टाइप की चीज़ें काम में नहीं ले सकते जो कि इंडिपेंडेंट
के रिजल्ट है ना वो डायरेक्ट यहाँ पे काम में नहीं ले सकते, ठीक, क्योंकि अभी पता ही नहीं है तो क्यों काम में लेंगे। तो यहाँ पर मैं डी मॉर्गन्स लॉ लगाऊंगा, यहाँ पे दोनों पर क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, डैश लगा हुआ है, तो यहाँ पर ना कौन सा वाला काम में आ जाएगा इस बार, ये वाला रूल है ना, ये काम में आ जाएगा इस बार। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये ए इंटरसेक्शन बी बचेगा अंदर, ए इंटरसेक्शन बी और इसके होल डैश लग जाएगा। अभी ये डैश मतलब होगा अंदर ही, लेकिन डैश लग जाएगा ना अंदर ही अंदर इन दोनों पर, इक्वल टू 1/4, ठीक है। अब इसके बाद में मैं एक और प्रॉपर्टी लगाने वाला हूँ, देखो अंदर की तरफ, हाँ भले ही ए इंटरसेक्शन बी आ गया हो, लेकिन चलो ये तो ए इंटरसेक्शन बी एक ब्रैकेट के अंदर है, एक ब्रैकेट के अंदर है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, वो एक सेट है, उसके ऊपर डैश लगा है, तो ये कुछ इस टाइप का हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश, समझ लो मैंने जो जहाँ पे उंगली रखी ना वहाँ पर सी कोई सेट है, तो उस पर डैश लगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश क्या होता है, ये होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है। तो अब मैं ये वाला फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो क्या बन जाएगा इसका, यहाँ पे सी का काम कौन कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मतलब वही अपना ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इस प्रकार हम इस कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी को ऐसे 1 में से माइनस करके निकाल लेते हैं, इक्वल टू 1/4। अब देखो, अब एक काम करता हूँ मैं, ये इसको उधर भेजता हूँ, उसको इधर ले आता हूँ, तो कैसा हो गया 1 माइनस 1/4 इक्वल टू, ये उधर चला गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऐसा बन गया। ये माइनस होगा तो 4 - 1 3/4 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3/4, ये आ चुकी है अपने सामने, ठीक है। अब देखो यार, इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशन ये है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, अपना पी ए इंटरसेक्शन बी ये तो यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब हम क्या निकाल लेते हैं, अब हम निकाल लेते हैं ये जो आर एच एस है ना, पी ए इंटू पी बी, ये तैयार कर लेते हैं, पी ए इंटू पी बी ये भी निकाल लेते हैं, पता चले ये भी इसकी तरह 3/4 के बराबर आ गया, तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। चलो पी ए इंटू पी बी की वैल्यू, पी ए कितना है 1/2, पी बी है 7/12, तो ये क्या देगा 1/2 इंटू 7/12, तो कुल मिला के क्या हो गया 7 बाई ये कितना हो गया 2, ये कितना 24 हो गया। तो यार ये देखो, इसको देखो, इन दोनों को ध्यान से देखो, ये पी ए इंटरसेक्शन भी है 3/4, ये पी ए इंटू पी बी है 7/24, तो ये दोनों बराबर नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया देयरफॉर पी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, तो हम क्या बोलेंगे देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है ना। तो ऐसा आप कर सकते हो। मेन चीज़ अगर आपको डाउट होगा तो फिर यहाँ पर होगा कि ये यहाँ से हम कैसे आगे प्रोसीड करें, तो आप ऐसे कर सकते हो ना। डी मॉर्गन्स लॉ कभी कभार ऐसे लग जाते हैं, जब दोनों पे ही डैश आपको दिखाई दे तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि डी मॉर्गन्स लॉ लग जाएगा, ठीक है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 11। गिवन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी सच दैट पी ए इक्वल टू 0.3 एंड पी बी इक्वल टू 0.6 फाइंड, ये इतने सारे हैं कि ए एंड बी बताओ, ए बट नॉट बी बताओ, ए और बी बताओ, और नाइदर ए नॉर बी बताओ, है ना। तो देखो यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है, जो फोर्थ पार्ट है ना, उसको देखते हुए मैं आपको एक चीज़ पहले बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पर इवेंट्स ए एंड बी ये इंडिपेंडेंट है ना, तो आप जैसे यहाँ पर ए बट नॉट बी मतलब ए एंड नॉट बी मतलब बी डैश, ये फिर यहाँ पे नाइदर ए नॉर बी मतलब ए डैश एंड बी डैश, ये भी क्या होंगे, ये दोनों है ना, ये मतलब कितने भी बना लो ए और बी के, फिर जो भी बनेगा ना वो सब भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इन पर भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाली कंडीशन लगती है, तो ऐसा मैंने अभी लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था। तो देखो यहाँ पर पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी ये बताना है, तो यहाँ पर जो एंड है ना उसका क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बन जाएगा बी। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो इसकी कंडीशन क्या होती है, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी, है ना, पी ए इंटू पी बी ऐसा बन जाएगा, दोनों की प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई में आ जाएगी। यही है सबसे मेन कंडीशन इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, इक्वल टू। अच्छा अब यहाँ पर क्या आएगा, अब देखो पी ए की वैल्यू कितनी है 0.3, पी बी की वैल्यू क्या है 0.6, तो ये बन जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.6, तो कितना हो जाएगा 0.18, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, तो यहाँ पर लगाऊंगा क्या, मैं इंटरसेक्शन ही लगाऊंगा। मतलब इंटरसेक्शन में क्या होता है, यहाँ पर आप एंड महसूस कर सकते हो कि भाई ए आएगा लेकिन बी नहीं आएगा, ए आएगा एंड बी नहीं आएगा, तो वो बी महसूस कर सकते हो। यहाँ पर आप और या ये चीज़ें महसूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी डैश, मतलब बी नहीं आएगा ए आएगा। तो इसमें क्या होगा, अब देखो यार मैंने अभी क्या बोला कि यहाँ पर
अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है ना तो ए और बी डैश ये भी इंडिपेंडेंट होंगे, यहाँ पर ए और बी डैश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी वो जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का जो फॉर्मूला होता है वो लग जाएगा, ये कंसेप्ट लग जाएगा यहाँ पर। मतलब कंसेप्ट क्या होता है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है ना, तो आप एक की अलग ले लो और फिर इंटरसेक्शन बाद में जो लिखा ना बी, उसकी प्रोबेबिलिटी अलग लिख लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे इंटरसेक्शन से पहले क्या है ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अलग, और फिर क्या है बी डैश, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश अलग। तो चलो यहाँ पर तो पी ए ही रहने देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई पी ऑफ बी डैश। यार बी डैश की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो 11th क्लास का हो गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये बात होगी है ना। बी डैश की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, 1 में से बी की प्रोबेबिलिटी माइनस करके। अब सोल्व कर लेते हैं इसको। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.6, तो 0.3 है, सॉरी 0.3 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस पी बी की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.6, तो क्या बन जाएगा 0.3 इंटू 1 माइनस 0.6 हो गया 0.4 इक्वल टू 0.3 इंटू 0.4 0.12 हो गया। ठीक है, ये बन गया पहले का आंसर, वो दूसरे का आंसर ये हो गया। समझ गए। यहाँ पर क्या किया मैंने, तो यही था कि यार ए और बी अगर इंडिपेंडेंट तो ए और बी डैश ये भी इंडिपेंडेंट हो गए, वहाँ पर भी वो कंडीशन लगा दी। अब बी डैश आ गया, यहाँ पर बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.6, तो बी डैश की क्या हो जाएगी 0.4। फिर आगे तो यहाँ पर वो कैलकुलेशन है ना, ये बना लिया फिर ये बन गया, ऐसा हो गया। अब यहाँ पर आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, तो और है ना, और का क्या बन जाता है यूनियन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बन जाएगा ए यूनियन बी, ऐसा हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इनकी वैल्यूज रख देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 0.3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, ये 0.6 है 0.6। ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या है, ये हम यहाँ से निकाल लेंगे ऊपर वाले पार्ट से, ये 0.18। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने इसका आंसर निकाल के आगे बढ़े थे ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना 0.18। तो इनको सोल्व करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा, यहीं पे लिख लेते हैं इसका आंसर 0.3 और 0.9, सॉरी 0.3 एंड 0.6 हो गया 0.9 मतलब 0.90 हो गया। 90 में से हम 18 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 72 बच जाएगा, तो 0.72 ऐसे हो गई अपनी ये कैलकुलेशन। ठीक है ना। तो यार यहाँ पे थोड़ा काफ़ी ज़्यादा ऐसे होच पोच हो रहा है, मैं इस थोड़ा अलग अलग कर देता हूँ, ऐसे है ये सारी चीज़ें। अब फाइनली अब फोर्थ पार्ट पर आते हैं, इसमें बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, तो इसको हम मैथमेटिकली कन्वर्ट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए मतलब ना तो ए और ना ही बी, है ना, ए भी नहीं आएगा, एंड यहाँ पे बीच में लग जाएगा एंड बी भी नहीं आएगा, तो एंड का क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसा बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी बी डैश आ जाएगा, है ना। बस सीधा सीधा यहाँ पर एंड की जगह मैंने इंटरसेक्शन बना दिया, बस इतनी सी बात। अब देखो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि भाई ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो ए और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे, ए डैश बी डैश भी सॉरी ए डैश बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी वो फॉर्मूला लग जाएगा इंडिपेंडेंसी वाला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, ऐसा हो गया। अब देखो यहाँ पर वैल्यूज डाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या है 1 माइनस पी ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश क्या है 1 माइनस पी पी। यार ये आवाज़ आ रही होगी आपको, क्या करें 1 माइनस पी ए, तो 1 माइनस पी ए की वैल्यू क्या है भाई, पी ए की वैल्यू है 0.3, पी बी की है 0.6, तो यहाँ पे 0.3 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.6 आ जाएगा। ये कितना बचेगा 0.1 माइनस से 0.3 माइनस किया तो 0.7 मल्टीप्लाई बाई ये कितना बचेगा, ये बचेगा 0.4। और यार ये तो हो ही गया ना 0.7 0.4 कितना हो गया 0.28, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यार ऐसे कर लेते हैं ना, देख अब फीलिंग पे चलता है ना काफ़ी कुछ। तो यहाँ पर नाइदर ए नॉर बी क्या हो गया, ए डैश बी डैश हो गया, बीच में एंड लग जाएगा। अब ये बात आप दिमाग में रखोगे, दो गिनी चुनी बातें तो हैं इंडिपेंडेंट की, कोई बहुत ज़्यादा थ्योरी तो है नहीं इसकी, कि ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है तो ए डैश बी डैश भी क्या होंगे इंडिपेंडेंट। यहाँ पर भी ये खुल जाएगा ऐसे, ठीक है, इंटरसेक्शन का ऐसे मल्टीप्लाई में बन जाएगा। अब ए डैश वाला कंसेप्ट 11th वाला 1 माइनस पी ए, और बी डैश का भी क्या हो जाएगा 1 माइनस पी बी। वैल्यूज डाल देंगे, सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपको कैसा लगा यार ये एक्सरसाइज, इंडिपेंडेंट इवेंट्स कैसे लेंगे मेरे को जरूर बताना, है ना। और अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।